चुनाव की अग्नि परीक्षा जारी है और ऐसे में मध्य प्रदेश, जिसे कि देश का दिल कहा जाता है, वहां पर भी लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अंतिम चरणों में अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दल मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी के अपने अलग दावे हैं और भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। किस तरह से कांग्रेस की रणनीति है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर और अब तक हुए मतदान के प्रतिशत के बाद कांग्रेस पार्टी को कितना आत्मविश्वास मिला है, तमाम मसलों पर बात करेंगे। और कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री और मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही महिला कांग्रेस की, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का बड़ा नेतृत्व खड़ा करने का श्रेय जिन्हें जाता है, शोभा ओझा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शोभा ओझा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों का क्या हाल है और किस तरह से कांग्रेस के दावे हैं, क्योंकि लगातार बड़े प्रतिष्ठित चेहरों की जो है प्रतिष्ठा एक तरह से दांव पर है और नकुल नाथ छिंदवाड़ा में है, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह मैदान में है। मैडम, किस तरह से आपका एनालिसिस है, क्या लगता है? 3 फेज पूरे हो गए इलेक्शन के, चौथा चरण शुरू होने वाला है, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या आकलन एनालिसिस आपका निकल कर आ रहा है? देखिए, इस बार आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आएंगे पूरे देश में, मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा है। और पिछली लोकसभा में हमारे पास केवल एक सीट थी नकुल नाथ जी की। 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। बिल्कुल। और लोग मोदी जी को 5 साल के बाद एक और टर्म देना चाह रहे थे, जिससे कि उन्हें पर्याप्त समय मिले इस देश में अपने सपनों को साकार करने के लिए। पर 10 साल के बाद आज जब जनता पलट के देख रही है कि 10 साल में उन्हें क्या मिला, तो बहुत निराश है जनता। किसान की बात करें तो किसान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहा है। युवा पूरी तरह से निराश है, लोन ले लेके माता पिता ने पढ़ाया, पर आज स्थिति ये है कि उसके पास नौकरी नहीं है, लोन रीपे करने की कोई स्थिति नहीं है। महिलाओं की बात करें तो महंगाई इतनी है कि महिला अपना घर नहीं चला पा रही है। काम धंधों की बात करें तो नोटबंदी के बाद सभी काम धंधे चौपट हो गए हैं। हम देखते हैं आए दिन व्यापारी आत्महत्या करते रहते हैं। कुल मिला के बड़ा निराशाजनक स्थिति है। और वहीं हम देखते हैं कि मोदी जी के दोस्त अंबानी, अडानी, तरह तरह के जो अनगिनत उनके दोस्त पैसा हिंदुस्तान का लेके भाग गए हैं और वो दिन दुगना रात चौगुना कमा रहे हैं और आम जनता गरीब से गरीब होती जा रही है। और ये लोग अमीर जितने धनाढ्य उनके दोस्त हैं, वो पता नहीं कितना कितना कमा के भाग गए हैं चुना लगा के सरकार को, और करप्शन पूरी तरह से हावी है देश में। मध्य प्रदेश में 29 में से कितनी सीटें अभी तक आपको नजर आ रही हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का पंजा जो है मजबूत है? क्योंकि बड़े नेता जब मैदान में होते हैं तो पार्टी का मनोबल और पूरा फोकस उन सीटों पर ज्यादा होता है। क्या आपका दावा होगा एमपी की 29 सीटों को लेकर? देखिए, एमपी की 29 सीटों में से जो हम आकलन कर रहे हैं, मैं बहुत रियलिस्टिक फिगर आपको दूंगी। हमारा आकलन है कि 10 से 12 सीटें हम जीतने की स्थिति में है, सीधे सीधे। और बाकी सीटों पे हमारी अच्छी खासी टक्कर है और समय बताएगा कि जनता ने किसे चुना। तो छिंदवाड़ा और राजगढ़ का क्या हाल है? बिल्कुल बड़े नेता, दोनों सीटें हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल ये चुनाव है और इसमें सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। जनता जनार्दन क्या फैसला सुनाती है, ये चुनाव नतीजों के साथ 4 जून को साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शोभा ओझा जी, हम देख रहे हैं कि इंदौर संसदीय सीट पर एक बड़ा सियासी एपिसोड हुआ और अक्षय बम कांड के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। क्या लगता है, कहां पर चूक हो गई? क्या कांग्रेस कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई चूक कर गई थी, या फिर आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी वो सपोर्ट नहीं दे पा रही थी, कैंडिडेट छोड़कर जो है बीजेपी का पाला थाम गए? देखिए, अक्षय बम का कांग्रेस से जाना और जिस तरह से उनका अपहरण हुआ, मैं इसको अपहरण इसलिए कह रही हूँ कि हमने सबने देखा कि अगर व्यक्ति निराश होता, जो आपने कहा कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था पार्टी में, जो ऐसा उनका भी आरोप हाँ, उनका भी आरोप है। तो अगर वो होता तो अक्षय बम जी खुद जाके अपना पर्चा वापस लेके आते और कहते, पार्टी में जाने के पहले कहते कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मैं नहीं लड़ पाऊंगा। पार्टी के अंदर पहले चर्चा करते। पर जो घटनाक्रम हुआ हमने सबने देखा कि जो नेता मंत्री पद की शपथ ले चुका है, संविधान की शपथ ले चुका है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की शपथ ले चुका है, जो विधायक संविधान और लोकतंत्र को बचाने की शपथ ले चुका है, वो अक्षय बम को अपनी गाड़ी में बिठा के लिटरली, जिसे कहना चाहिए, अगवा करके ले जा रहे हैं और फॉर्म वापस करा रहे हैं और सीधे वहां से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं। इसके क्या मायने हैं? इसके बहुत सारे मायने हैं कि
आपने हमारे कैंडिडेट को दबाव में लेकर आपने 307 की धारा उस पर लगा के आपने और दूसरे डर दिखाकर उसको आपने बाध्य किया कि वो अपना पर्चा वापस ले, क्योंकि आपको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता कि 9 बार ताई यहाँ से जीती, आपको लगातार मेयर और परिषद इंदौर की जनता बीजेपी को दे रही है, विधानसभा में आप 9 सीटें यहाँ जीते हैं इस जिले की, उसके बावजूद आखिर क्या आपकी मजबूरी थी क्या? और इस बार भी ऐसा नहीं था, हम लड़ाई अच्छी लड़ते, पर हमें पता था कि ये लड़ाई ऐसी है कि हमें मतलब टक्कर अच्छी देते हैं हम, पर जीत जाएंगे इसका भरोसा हमें भी नहीं था। उसके बावजूद पिछली बार 5.5 लाख बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन। उसके बावजूद अगर आपको अगवा करना पड़ा हमारे कैंडिडेट को, तो ये दिखाता है कि आप देश और संविधान से ऊपर अपने आप को समझते हैं। आपको गुरूर हो गया है कि आप इंदौर में कोई भी गुंडागिर्दी कर सकते हैं, राजनीतिक गुंडागिर्दी की कोई सीमा आपने नहीं छोड़ी। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट थी, ये पूरा जो कहानी गढ़ी गई है सियासी तौर पर, इसकी स्क्रिप्ट कहाँ से लिखने की शुरुआत हुई? और अक्षय बम अब जब मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी दिखाते हैं तो वो सीधा आरोप जो है कांग्रेस संगठन पर मढ़ देते हैं। आपको लगता है कि इसमें कैंडिडेट की चूक भी थी, पार्टी की भी चूक थी, और जो लोग इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे वो बहुत महारथी थे? देखिए, अक्षय ने 4 नंबर से टिकट मांगा था, तो लगातार कांग्रेस में काम कर रहे थे, 4 नंबर से तैयारी भी उनकी थी, पर टिकट नहीं मिला। उसके बाद लोकसभा के लिए उन्होंने बहुत पैरवी करी, मेरे पास भी मेरे से भी मिले थे और मेरे से भी कहा था कि भाई मुझे लोकसभा में मौका मिलना चाहिए। तमाम कांग्रेस के नेताओं से मिलकर उन्होंने आग्रह किया, तो वो कांग्रेस पार्टी को जानते थे और किस तरह की कार्यशैली ये भी जानते थे, तो अब उनके आरोपों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को गिरवी रख दे, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम ज्यादा बात ना करें। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि लोकतंत्र में जिस तरह से जो बदलाव हमारी राजनीतिक जो स्तर गिरता जा रहा है दिन पर दिन, उस पर जरूर कहूंगी कि 2014 के बाद हमने बिल्कुल नई राजनीति इस नए हिंदुस्तान में मोदी के देखी। पहले सरकारों में बनती थी लोकतांत्रिक रूप से, तो उनमें विधायक को खरीदा नहीं जाता था और सरकारें पलटाई नहीं जाती थी। हमने देखा मोदी जी के चलते कितनी सरकारें पलटी और कितने विधायक बिके। मध्य प्रदेश उसका अच्छा उदाहरण, मध्य प्रदेश में भी ये काली भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, नहीं तो मध्य प्रदेश में ऐसे खरीद फरोश नहीं होती थी। आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स इतनी नहीं होती। और उसके बाद अब ये तो नया ट्रेंड चालू कर दिया इन्होंने। सूरत में आप देखिए क्या हुआ। सूरत की ही तैयारी इंदौर में भी थी, पर इंदौर में मैं बधाई देती हूँ निर्दलीय कैंडिडेट्स को, जिन्होंने दबाव के बावजूद अपना पर्चा वापस नहीं लिया। और नहीं तो ये चुनाव ही नहीं होता यहाँ भी। तो इंदौर की जनता बहुत ही मतलब इमोशनल और बुद्धिजीवी यहाँ रहते हैं। अगर इंदौर की जनता सोशल कॉजेस के लिए एक हो सकती है, चाहे वो नर्मदा लाने की बात हो, चाहे हमने कोविड के समय जो लड़ाई देखी, तो पार्टी से ऊपर उठ के हम सोचते हैं या इंदौर को स्वच्छ बनाने की बात हो, पर ये तो इंदौर की जनता का हक छीन लिया। इनने इंदौर की जनता को मूर्ख समझ लिया। भाई, आप 2 कैंडिडेट थे नेशनल पार्टीज के, आप रहने देते, जनता चुनती, जिसको चुनना है चुनती। आपने जनता को चुनने का अधिकार आपने छीन लिया, तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता इस बार निर्णय लेगी। चलिए, हम अगर आपके राजनीतिक सफरनामे को देखें तो आपने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, मेयर का इलेक्शन भी आप लड़ी। जब आप चुनाव में मैदान में होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, तो क्या ऐसे कोई दबाव आते हैं? आपके साथ भी ऐसा कभी कोई दबाव आया था उस दरमियान कि आपको भी ऐसे ऑफर्स दिए गए हो या आप पर कोई प्रेशर क्रिएट किया गया हो सत्तारूढ़ दल द्वारा या विपक्ष द्वारा? आपको लगता है कि कैंडिडेट पर भी इस तरह का कोई मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया था, क्योंकि आप भी कभी कैंडिडेट रही हैं और बड़े इलेक्शंस आपने फेस किए? मैंने 2 विधानसभा लड़े, 2003 में और 8 में, और 2005 में मेयर का चुनाव लड़ा। पर उस दौरान ये दौर नहीं था, तब कैंडिडेट्स पे दबाव पर्चा वापस लेने के लिए कोई नहीं करता था। मैं मानती हूँ कि बूथ कैप्चरिंग, और हमने देखा था मेयर का चुनाव मेरे ख्याल से इंदौर के इतिहास में जब मैं लड़ी थी उससे खराब मेयर का चुनाव कभी नहीं हुआ। गोलियां चली, साथ ही बैलेट बॉक्स कुएं में डाल दिए गए, बाय इलेक्शन हुआ, खुली गुंडागिर्दी हुई, और वो भी इंदौर पूरा जानता है कि किसने करी, क्या करी, सब जनता के सामने है। पर पर्चा वापस करने के लिए कोई बात ही नहीं करता था, कोई ऐसे दबाव नहीं आता।
अक्षय बम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? क्योंकि आपकी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को हाईजैक किया गया, अपहरण किया गया, किडनैप किया गया और डराया गया, सत्ता का पावर दिखाया गया। आपको लगता है ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। देखिए, अक्षय बम पे 17 साल पहले कोई केस था, उसमें 307 आपने चलते चुनाव में लगा दी और तारीख भी 10 तारीख की लगा दी। और तमाम दूसरे भी दबाव हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं तो फिर दूसरे दबाव भी उन पे थे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो सूरत में करा, उनने जो यहाँ चंडीगढ़ में भी हमने देखा किस तरह के चुनाव हुए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और मेयर जो सही था, अलायंस का मेयर था, वो उसको मौका मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया। तो ये तो सभी दूर ये कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना कि राजनीति की सबसे धरातल पे पहुंच गई है इस दौर में पूरे देश में। अच्छा, अक्षय बम जी का आरोप है कि पार्टी की तरफ से वैसा माहौल भी नहीं मिल पा रहा था, सपोर्ट का भी अभाव था, प्लस जब नॉमिनेशन दाखिल करना था तो जिस डमी कैंडिडेट का फॉर्म भरा जाना था नियम अनुसार वो भी नहीं भरा गया, यानी कि लॉ डिपार्टमेंट पर भी उन्होंने एक बड़ी चूक का आरोप लगाया है। यदि ऐसा होता तो उनके नाम लेने के बाद भी मोती सिंह पटेल जिनका सब्स्टिट्यूट के तौर पर नाम था वो आज आपके कैंडिडेट होते। तो पार्टी की गलती को वो यहाँ पर पूरा पार्टी की गलती से ज्यादा उनकी गलती, पार्टी ने उन पे विश्वास किया। भाई कौन सोच सकता था कि ऑफिशियल कैंडिडेट आपका एक नया लड़का आया, उसको राजनीति में ज्यादा दिन भी नहीं हुए पर हमको संभावनाएं उसमें दिखी, पार्टी को लगा कि यूथ को मौका देना चाहिए इंदौर में। तो ऐसे में अक्षय को मौका मिला। ऐसा नहीं कि पार्टी में और लोग नहीं थे लड़ने वाले, और थे और लड़ना चाह भी रहे थे, ऐसा नहीं है, पर लोगों को लगा कि ठीक है, एक जैन समाज बड़ा समाज है इंदौर का, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, यूथ वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी अक्षय बम में हो जाएगा। तो ऐसे करके पार्टी ने अक्षय बम पे पूरा भरोसा किया। हाँ, गलती हमसे ये हुई कि हमने जो हमारा डबी कैंडिडेट था उसका एक इंडिपेंडेंट पर्चा भी डालना चाहिए था, जो कि हमने नहीं डाला। मेरे ख्याल से वो अति विश्वास का नतीजा था अक्षय पे, और वो गलती हुई है। पर अक्षय अगर ये कहे कि ये रीजन दे तो मैं समझती हूँ बहुत ही लेम एक्सक्यूज है ये, क्योंकि जब तुम पे विश्वास किया इतना, पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप कैंडिडेट थे, आप अलायंस के कैंडिडेट थे, एग्जैक्टली उसके बाद आपने पर्चा वापस कर लिया, पार्टी को इस तरह से अधर में छोड़ दिया, इंदौर की जनता को आपने उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। तो ये तो मतलब मैं समझती हूँ कि ये माफ करने लायक पाप नहीं। आप कभी माफ नहीं करेंगे अक्षय? बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इन दिनों आप एक बड़े अभियान की अगुवाई कर रही हैं, लोकतंत्र बचाओ एक मुहिम आप लोगों ने छेड़ी हुई है, जिसका नेतृत्व खुद शोभा ओझा जी कर रही हैं, और मुझे बताया गया है कि नोटा को जनता के बीच में ले जाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन भी डिजाइन किया गया और बड़े नेता आपके घर पर बैठकर इसकी रणनीति भी बना रहे हैं। किस तरह से ये तैयारी है और क्या लगता है इसका असर इंदौर की जनता पर, बुद्धिजीवी वर्ग पर होगा? देखिए, हो रहा है। ओके जी। क्योंकि जो हम बार बार कह रहे हैं, राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि जो हमें पूरे देश में दिख रहा है कि हम एक तानाशाह देश बन चुके हैं, एक तानाशाह प्रदेश बन चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, उनके नेता अपने आप को संविधान और लोकतंत्र से बड़ा समझ रहे हैं, उनके लिए नियम कायदे कानून कुछ भी नहीं है। ऐसे में इंदौर में जो हुआ, इंदौर की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, इंदौर की जनता का जो लोकतांत्रिक हक छीना जा रहा है, ऐसे में इंदौर की जनता जागरूक है। और इंदौर की जनता अगर शहर को साफ रखना जानती है तो वो इंदौर की राजनीति को भी साफ करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, हम सबका विश्वास है। और इसके लिए देखिए, नोटा हम सब दबाएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो जीत गया आज की तारीख में, पर नोटा को हम देश में इंदौर में नंबर 1 पे लाएंगे, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज आइंदा इस गलतफहमी में ना रहे कि जनता मूर्ख है, कुछ समझती नहीं है और जनता के लोकतांत्रिक अधिकार वो छीन सकते हैं। क्या कोई लक्ष्य भी आप लोगों ने तय किया है कि इतने वोट जो है नोटा कैटेगरी में आने चाहिए, ऐसा कोई टारगेट है आपका पर्टिकुलर? देखिए, हम रिकॉर्ड बनाएंगे, ये तय है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नोटा इंदौर में डलेगा, और इन नेताओं को मुंहतोड़ हम जवाब देंगे, जिससे कि आइंदा इस तरह की हरकत देश में कहीं ना हो। और खास तौर पे इंदौर को शर्मसार कर दिया, क्योंकि जहां हम बाहर जाते थे लोग तारीफ करते थे कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, आप इंदौर से हैं। अब दूर दूर से फोन आए, देश विदेश सब दूर से फोन आए कि ये क्या हो गया इंदौर में, क्या इंदौर के लोगों को इतना मूर्ख समझ लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो कुछ भी कर सकती है और
जनता चुप रहेगी। देखिए जनता ने अपार प्यार दिया आपको, जनता ने हमेशा बीजेपी को यहाँ से चुना है, उसके बावजूद ये करना ये दिखाता है कि आपका गुरूर हो गया, आप अपने आप को लोकतंत्र से बड़ा मान रहे हैं, आप जनता की परवाह नहीं पाल रहे हैं। और उसके बाद आप गुंडागिर्दी देखिए, शासन प्रशासन से एक तरफ हमको इतना दबाव है कि हम न तो होर्डिंग्स लगा पा रहे हैं, न रेडियो एफएम के थ्रू अपनी बात कह पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। दूसरी और जो हैंडबिल्स बट रहे हैं तो उसमें डरा धमका रहे हैं लोग, और जो रिक्शों पे लगाए हैं पोस्टर्स उसको रोक के फाड़ रहे हैं। आज ही एक यादव कर की महिला पार्षद है बीजेपी की, उनने उनका फाड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो ये दिखाता है कि आप जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोकतंत्र में। और नोटा का आह्वान करना कुछ गलत नहीं है, नोटा के लिए लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि लोग तो इतने निराश हैं कि वोट डालने नहीं जाना चाहते, पर वोट डालना हमारा अधिकार है। और वो आपका इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स लगे कि वोट मेरा अधिकार और जिम्मेवारी है, और वोट डालना चाहिए। पर वोट डालने के साथ ही इनको सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप नोटा में दीजिए, जिससे कि ये पार्टी जो निरंकुश हो गई है, ये पार्टी जो अब संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, उसको एक करारा जवाब दे। कोई पर्टिकुलर विलन आपको नजर आता है इस पूरे एपिसोड में? आपको लगता है कि ये विलन है जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही लूट लिया? देखिए कांग्रेस पार्टी को नहीं लूटा, फिर मैं कहूंगी कि इंदौर की जनता को लूटा है। जी। क्योंकि पार्टी तो अपनी जगह है, पार्टी तो अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगती, पर इंदौर की जनता को चुनने का अधिकार छीन लिया है। और मैं तो तारीफ करती हूँ सुमित्रा ताई जी की, जिन्होंने बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि ये गलत है। और निश्चित ही हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो आजादी में विश्वास रखता है, जो लोकतंत्र का सम्मान करता है, वो इस बात को समझ रहा है कि ये तो डिक्टेटरशिप है और इस तानाशाही को इंदौर की जनता नहीं सहन करेगी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे है, वो अपना सोचे कि किन नेताओं ने ये किया और क्यों किया। ताई ने खुद ने बोला कि उन्हें तो पता ही नहीं था। क्या? तो सब जानते हैं इंदौर में कि राजनीतिक गुंडागिर्दी, कब्जा, पूरे जो माफिया है कौन चला रहा है। आप ताई जी के साथ है पूरी तरह से? नहीं, मैं ताई के, देखिए मैं समझती हूँ कि इंदौर भौतिक शहर है और यहाँ अच्छे कामों के लिए, अच्छी विचारधारा के लिए सब साथ खड़े होते हैं। और ताई चाहे महिला अत्याचार की बात करें, चाहे इंदौर में जो ड्रग्स और शराब माफिया हावी है उसको लेके हमने साथ काम किया है, तो ताई के साथ बहुत काम किए हैं और हर अच्छे काम में हम साथ हैं। अच्छा, पिछले दिन हमने देखा था सोशल मीडिया पर तमाम तरह के नाम चले कि ये नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन बड़े नामों की फहरिस्त में आपका भी नाम था और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि एमपी न्यूज ने इसको जरा भी न्यूज के रूप में कहीं प्रसारित नहीं किया या ऑन एयर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड करा। तो क्या शोभा ओझा जी को भी कभी बीजेपी ने ऑफर दिया था या आपको भी लगा था कि बीजेपी में जाना चाहिए? देखिए आपको कहूंगी कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हूँ। मैं अपने लाभ शुभ के लिए कभी भी इधर से उधर होने वालों में से नहीं हूँ। तो मैं जो मेरी शिक्षा है, जो मेरे उसूल हैं, वो बहुत दृढ़ हैं और मेरे कोई उल्टे सीधे काम धंधे नहीं है कि मैं किसी दबाव में आ जाऊँ। दबाव मेरे पे 2014 में भी था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, लालच भी था कि आपको राज्यसभा दे दी जाएगी, क्योंकि नजमा हिप्तुल्लाह जी को गवर्नर बनाया जा रहा था, तो उनका कार्यकाल बचा था, तो राज्य मंत्री बनाने की बात थी और राज्यसभा देने की बात थी। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं विचारधारा अपनी नहीं बदल सकती। कोई विचारधारा कैसे बदल सकता है अपनी? तो उस पर इतना मेरे पे दबाव था कि उन्होंने मेरे काम धंधे पे भी चोट करने की कोशिश करी। उसके बावजूद मैं अड़ी रही कि नहीं, मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगी। तो मैं आज भी अड़ी हूँ और आपको महेंद्र भाई धन्यवाद देती हूँ कि आपने उस अफवाहों पे जाके अपने यहाँ न्यूज़ नहीं चलाई। साथ ही मैं हमेशा, जितने लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, तो मैंने यही कहा कि अगर कोई व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति कांग्रेस का झंडा पकड़े खड़ा रहेगा तो वो मैं रहूँगा। 2024 में भी आपको ऑफर किया गया था, नहीं कि बुलाने की कोशिशें की गई थी? देखिए वो तो बीच बीच में करते रहते, क्योंकि जो भी जनता के बीच में बोलता है और अपने विचार रखता है तो, और आप अपने संगठन के लिए लड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी हो गई है कि उसको कैसे भी तोड़ा जा सकता है, उसके काम धंधे पे चोट करके या उस पे कोई पुलिस, ईडी, सीबीआई का दबाव डाल के किया जा सकता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं
जो जिनको मोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जाता, उनमें से मैं। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, लेकिन बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि आप बहुत अनुभवी नेता हैं। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई, महिला कांग्रेस को भी खड़ा किया, उसके बाद मेन कांग्रेस स्ट्रीमलाइन में आप रहे, इलेक्शन मेकिंग में किंग मेकर की भूमिका आपने निभाई। जब 2018 में सरकार बनी तब भी आप शेडो रूप से पूरे गवर्नमेंट में जो है एक तरह से आप रूल कर रही थी। पार्टी को भी आपने बहुत कुछ दिया, मीडिया डिपार्टमेंट देखा, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई। वर्तमान में पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, नो डाउट आपके बाद उन्होंने राजनीति में एक्टिव रोल प्ले किया। कैसा लगता है आप जैसे तमाम सीनियर नेताओं को, जब एक युवा आगे आता है, अध्यक्ष की भूमिका निभाता है, तो कभी लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए या ऐसे नए एक्सपेरिमेंट पार्टी को और करना चाहिए, या लगता है कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है ताकि सीनियर्स का सम्मान भी बना रहे और जूनियर्स को भी अपग्रेडेशन मिलता रहे? देखिए, पार्टी में तो बदलाव होते रहना चाहिए। जब नया खून आएगा तो ही आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। और मैं तो समझती हूँ कि यूथ को जरूर मौका मिलना चाहिए। यूथ और एक्सपीरियंस साथ काम करेगा तभी पार्टी को ताकत मिलेगी। और जीतू मेहनत कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कोई कारण नहीं है कि हम कोई भी उसका सहयोग करने में पीछे हटें। कितने नंबर आप देंगे अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग खो दिए हैं कांग्रेस ने? देखिए, खोने की बात फिर मैं कहूँगी कि जब लोग विचारधारा से नहीं जुड़ते, लाभ शुभ से जुड़ते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी में रहने की उनकी आदत पड़ जाए, सत्ता से जुड़े रहने की आदत पड़ जाए, विपक्ष में संघर्ष का जज्बा ना रहे, वही लोग जाते हैं। बाकी आना जाना तो पार्टियों में चलता रहेगा, पर मैं समझती हूँ हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। जो विधायक बनाते हैं, विधायक आज जाता है पर कार्यकर्ता वहीं की वहीं है, तो वो हमारी ताकत है। और उनके साथ खड़े रह के संघर्ष करके हम जरूर आने वाले दिनों में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश में भी आप बदलाव देंगे। नंबर आपने नहीं दिए, कितने नंबर आप देने वाली हैं जीतू पटवारी के जीतू को मैं समझती हूँ 10 में से 8 तो दिया जा सकता है। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यही कांग्रेस है कि जो मूल कार्यकर्ता है वो वहीं रहता है। जरूर यहाँ पर विधायक सांसद जो हैं अपना पाला बदल लेते हैं या उम्मीदवार पाला बदल लेते हैं। बहरहाल जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे, और इंदौर की आवाम जो कि लगातार आपका गृह नगर भी है, वहां आपसे जुड़ी रहती है, उनके लिए क्या मैसेज होगा, किस तरह से इस बार वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? देखिए, मैं समझती हूँ कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है जब हमें बहुत सोच समझ के अपने वोट को देना चाहिए, क्योंकि उस पर अगला 5 साल हमारा निर्भर रहता है। तो देश में सबने देखा, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था कि चाहे किसान हो, महिला हो, छोटा काम करने वाले लोग हो, हर व्यक्ति परेशान है। तो कहीं ना कहीं हमें अब समय है चोट करने का, बदलाव का, तो हमें बदलाव करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, किसी लालच में नहीं आना चाहिए कि अभी लाडली बहनों को 1200 मिल रहे हैं, फिर 3000 मिलेंगे, तो 3000 तो आज तक मिले नहीं। विधानसभा के समय प्रॉमिस किया था कि आप 1200 मिल रहे हैं, आप 3000 मिलेंगे, तो बहना सब समझ लें कि क्या हो रहा है, तो सोच समझ के वोट दें। और जहाँ तक इंदौर का सवाल है, मुझे इंदौर की जनता पे पूरा विश्वास है कि इंदौर की जनता का जो अधिकार छीना गया, अब ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का तो है नहीं, ये चुनाव जनता का और बीजेपी का है, और जनता सबक सिखाएगी, नोटा का बटन दबाएगी। बड़ी बात है, जनता क्या सबक सिखाती है जरूर हमें आने वाले कल में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है और जनता जनार्दन को जगाने के साथ इंदौर में एक बड़े अभियान को भी छेड़ रही है। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कल में जब विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र की एक स्वच्छ और स्वस्थ परिभाषा का भी परिपूर्णता के साथ यहाँ पर एक मौका मिलेगा, अभिव्यक्ति मिलेगी। आपको ये खास बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।